Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about respiratory rate, जो कि एक बेसिक वाइटल साइंस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि रिस्पायरेटरी रेट क्या है और इसके बाद वो डिफरेंट फैक्टर जो कि रिस्पायरेटरी रेट के साथ इंटर रिलेटेड है और वो डिफरेंट डिजीज़ एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसके बेस पे हम वो डिक्लेयर कर सकते हैं अगर रिस्पायरेटरी रेट के अंदर जो है वो कोई इस तरह एबनॉर्मेलिटीज़ या एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है हमें हासिल हो जाए। तो रिस्पायरेटरी रेट जो है जैसा कि हम डिफरेंट वाइटल साइन के बारे में हमने क्लासेस ली है और हर एक की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन की। आज हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेटरी रेट क्या है और रिस्पायरेटरी रेट के साथ जो है वो क्यों हम रिस्पायरेटरी रेट को मेजर कर लेते हैं और वो किस तरह जो है वो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी रेट ये पेशेंट की इनिशियल हिस्ट्री का एक पार्ट है और जिस तरह हम डिफरेंट वाइटल साइंस को मेजर कर लेते हैं इनिशियल हिस्ट्री में, तो इसी तरह जो है वो रिस्पायरेटरी रेट भी मेजर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इनिशियल या माइलस्टोन हिस्ट्रीज जो है होती है उसका एक लाजमी पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज की क्लास की? डिफाइन रिस्पायरेशंस एंड डिस्कस हाउ टू मेजर रिस्पायरेटरी रेट, यानी रिस्पायरेशन की डिफिनीशंस क्या है और इसके साथ साथ जो है वो रिस्पायरेटरी रेट को हम किस तरह जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी मे डिफाइन रिस्पायरेटरी रेट कि रिस्पायरेटरी रेट क्या है और रिस्पायरेटरी रेट की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी वाइटल साइन को स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी वाइटल साइन के ऊपर क्लास लेते हैं तो सबसे पहले हम उस वाइटल साइन को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, स्टूडेंट को जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये वाइटल साइन क्या है और इसकी डिफिनीशंस क्या है और ये कौन से सिस्टम्स की फंक्शंस को इंडिकेट करता है, कौन से सिस्टम की फंक्शंस को एलाबोरेट करता है। तो रिस्पायरेटरी रेट जैसा कि नेम से जाहिर है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की जो फंक्शंस होती है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको नोट करता है और उस एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ हम रिस्पायरेटरी रेट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी रेट की डिफिनीशंस क्या है? अ पर्सन रिस्पायरेटरी रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक पर मिनट। एक मिनट में हम जितनी दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं या हम जितनी दफ़ा जो है वो ब्रीथिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट, यानी ब्रीथ पर मिनट। ये सिंपल इसकी डिफिनीशन है कि एक मिनट में हम जितनी दफ़ा ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं या एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट। द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट फॉर इन एडल्ट एट रेस्ट इज़ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है या जो एवरेज वैल्यूज़ है या मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज है वो है 12 to 20, यानी कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है। अब देखिए, हमने इससे पहले जितने भी वाइटल साइन पढ़े हैं तो हर एक वाइटल साइन के लिए कुछ रेफरेंस वैल्यूज़ होती है। यानी हम ब्लड प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर के लिए अपनी अलग रेफरेंस वैल्यूज़ है जिसके साथ हम बाकी वैल्यूज़ को या पेशेंट की जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो हम उसके साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं और इसके बाद हम पेशेंट की कंडीशंस को डायग्नोस करते हैं और उसको असिस्ट करने में हमें फिर आसानी होती है। रिस्पायरेशन रेट अंडर 12 और ओवर 25 ब्रीथ पर मिनट वाइल रेस्टिंग इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल। तो इसी तरह अगर एक पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट यानी ब्रीथ पर मिनट अगर 12 से कम है या 25 से अबव है रेस्टिंग फेज़ में, यानी वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल एक रेस्टिंग फेज़ पे है, वो कोई जो है एक्टिविटीज़ या कोई स्ट्रेस टेंशन वगैरह में नहीं है, तो हम उसको एबनॉर्मल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने ब्लड प्रेशर्स की बात की, जिस तरह हमने टेम्परेचर और जितने भी वाइटल साइंस है एज के साथ उसकी इंटर रिलेशंस क्या है, तो हमने उसको जो है वो कवर किया था ताकि हमें उसकी रेफरेंस में और हमें उसको जो है इंटरलिंक करने में हमें आसानी हो जाए। तो अक्सर जितनी भी वाइटल साइंस होती है वो एज के साथ उसमें डिविएशंस आ जाते हैं और वो डिविएशंस नॉर्मल होते हैं, यानी जिस तरह हम पल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो पल्स एज के साथ जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह रिस्पायरेटरी जो रेट है वो भी एज के साथ जो है उसकी इंटरलिंक है और एज के साथ उसमें डिविएशन जो है वो आ सकते हैं। अगर हम न्यू बर्न की बात करें तो न्यू बर्न जिसकी एज 0 से लेके 1 मंथ हो तो उसको हम कहते हैं न्यू बर्न, यानी 0 से लेके पैदाइश से लेके 1 मंथ तक अगर उसकी एज है तो उस एज को हम कहते हैं न्यू बर्न। तो न्यू बर्न के लिए 30 से लेके 40 ब्रीथ पर मिनट जो है वो उसके लिए नॉर्मल रेंज है। अगर 40 से अबव है तो हम उसको एबनॉर्मल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो मतलब ये कि न्यू बर्न बेबीज़ के लिए जो रिस्पायरेटरी रेट की रेफरेंस वैल्यूज़ है ये आप लोगों ने याद करना है, तो वो 30 से लेके 40 तक है। इसके साथ इन्फेंट, तो इन्फेंट का मतलब ये है 1 to 1 ईयर्स, यानी 1 मंथ से लेके
1 ईयर तक जितने भी बच्चे होते हैं 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, तो उसमें 30 से लेके 60 ब्रीथ पर मिनट जो है ये उसकी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है। इसके साथ जो टोडलर एज है, तो टोडलर हम 1 से लेके 3 ईयर तक जो लाइफ है या जो एज है इसको हम कहते हैं टोडलर। तो टोडलर एज में 26 से लेके 32 ब्रीथ पर मिनट ये हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। इसके साथ चाइल्ड को हम कहते हैं प्री स्कूलर। तो प्री स्कूलर की जो एज होती है 3 से लेके 6 ईयर तक जो एज होती है तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड एज को हम कहते हैं प्री स्कूलर। तो 20 से लेके 30 ब्रीथ पर मिनट ये उसकी नॉर्मल एज है। इसके साथ है एडोलेसेंट या स्कूल एज से अबाउट जितना भी एज होती है तकरीबन 6 से 12 ईयर्स राउंड अबाउट, तो उसमें जो नॉर्मल रेट है वो है 16 to 12। और इसी तरह एडल्ट यानी जितनी भी 20 से अबाव या 20 से 18 तक राउंड अबाउट की जितनी भी एज है, तो तकरीबन इसमें 16 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट जो है ये एक नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है। अब देखिए इसका मतलब यह है, इस टेबल को एक्सप्लेन करने का मतलब यह है कि अगर हम एक स्पेसिफिक एज की इंडिविजुअल की अगर रिस्पायरेटरी रेट को हम मेजर कर लेते हैं तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है या जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ होती है वो हम उस चार्ट के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं और इसके बेस पे हम उसकी रिस्पायरेटरी रेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम मेंशंस कर लेते हैं और रिस्पायरेटरी रेट के अंदर जो चेंजेस है, जो राइज एंड फॉल है, वो हम इसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशंस क्या है, रिस्पायरेशंस जो है उसकी डिफिनेशंस क्या है। तो रिस्पायरेशंस का मतलब यह है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। यानी लंग्स एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक से ऑक्सीजन वहाँ तक दाखिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो हम इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारी आज की क्लास की वो है फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन। वो डिफरेंट फैक्टर जो कि रिस्पायरेशन के ऊपर उसकी अफेक्ट होते हैं, रिस्पायरेटरी रेट के ऊपर वो नज़रअंदाज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना और डिटेल के साथ जो है उसकी जो रैशनल्स होते हैं या उसकी जो मैकेनिज्म्स होती है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात करें सेक्स की, तो मेल एंड फीमेल में नॉर्मली जो रिस्पायरेटरी रेट है वो डिफरेंट है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो रिस्पायरेटरी रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल, और उसकी रीज़न जो है उसकी लंग साइज़ है। मोस्टली फीमेल की जो लंग साइज़ होती है वो कम होती है, वो उसकी जो वॉल्यूम्स होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो इसी वजह से उसकी नीड ज़्यादा होती है और इस नीड के बेस पे फीमेल की जो रिस्पायरेटरी रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। इसके साथ साथ इलनेस, तो देखिए अक्सर डिजीज़ में, यानी अगर हम COPDs की बात करें, अगर हम एस्थमास की बात करें, निमोनियास की बात करें, तो वहाँ पे रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होती है। और इसकी रीजंस ये होती है कि वहाँ पे जो इलनेस होती है साइकोलॉजिकली जो हमें टेंशन्स होता है या हमारी जो एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती है डेली लाइफ में, तो उसके बेस पे मोस्टली जो रिस्पायरेटरी रेट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज़ होती है। इसके साथ इमोशन, तो इमोशनली भी रिस्पायरेटरी रेट जो है उसमें चेंजेस आ सकती है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ साथ रिस्पायरेटरी रेट में इजाफा होता है और इसकी रीजंस जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है। तो टेम्परेचर की राइज की वजह से जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो इंक्रीज़ होता है और इस सेलुलर रिस्पायरेशन में इंक्रीज़ की वजह से उसके लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड्स होती है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं एज ए रिजल्ट के इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो है उसके साथ रिस्पायरेटरी रेट में इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ एज में, यानी जो एज टेबल थी जो कि हमने एक्सप्लेन की, तो उसमें हमने जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ली कि विद द पैसेज ऑफ एज जो रिस्पायरेटरी रेट है उसमें फॉल आ सकता है, ये एक नॉर्मल वे है। एक्टिविटीज़ लेवल, एक्टिविटीज़ के साथ रिस्पायरेटरी रेट में इजाफा हो सकता है। पोजीशन जो है, पोजीशन के साथ भी रिस्पायरेटरी रेट में इजाफा हो सकता है अगर पेशेंट जो है वो एक एबनॉर्मल पोजीशन पे है। ड्रग, इसके साथ कुछ ड्रग्स है, कुछ एनेस्थीसिया ड्रग्स है या कुछ इस तरह जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट ड्रग यूज़ कर लेते हैं, तो ये ड्रग्स भी पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट के ऊपर उसकी इफेक्ट हो सकती है। क्वालिटीज़ ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशंस, अब देखिए एक नॉर्मल रिस्पायरेशंस की अगर हम क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं तो वो क्या है। क्वालिटीज़ ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशन, तो नॉर्मल रिस्पायरेशन यानी 12 से 20 रिस्पायरेशन पर मिनट, यानी 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, ये एक नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है।
अब ये नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट अगर इसकी इतनी क्वांटिटीज़ है 12 से लेकर 20 तक, तो ये क्वाइट होनी चाहिए, यानी क्वाइट, ये बिल्कुल खामोश होनी चाहिए, इसके अंदर कोई जो है वो नॉइस नहीं होनी चाहिए। इफोर्टलेस, पेशेंट कोई एफोर्ट ना करे, यानी रिस्पायरेशन जो है वो एक नॉर्मल वे से वो कर रहा हो, इस तरह नहीं है कि वो अपने मसल यूज़ कर रहा हो या एक नॉर्मल तरीके से वो फोर्स यूज़ कर रहा हो, एनर्जी यूज़ कर रहा हो। तो मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है वो इफोर्टलेस होनी चाहिए, यानी इसके अंदर पेशेंट की कोई एनर्जी जो है, जो एक्सेस एनर्जी होती है वो यूज़ नहीं होती। इसके साथ साथ रेगुलर, यानी वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर 1 मिनट में हम नोट करें तो वहाँ पे अगर लेट सपोज हम 16 ब्रीथ पर मिनट अगर हम नोट करें तो सेकेंड मिनट में भी बिल्कुल वो इसी तरह रेगुलर होनी चाहिए। अगर रेगुलर नहीं है तो वो किसी भी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकता है। डॉक्यूमेंटिंग रिस्पायरेटरी रेट, तो रिस्पायरेटरी रेट जो है वो हम किस तरह डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नोट इट एज नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर मिनट, 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन इक्वल टू 1 रिस्पायरेशन। तो 1 ब्रीथ या 1 ब्रीथ को हम जो है वो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एक रिस्पायरेशन 1 इनहेलेशन जिसमें हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर जो है वो इनहेल कर लेते हैं, और 1 एक्सहेलेशन जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 रिस्पायरेशन। तो इसके साथ साथ हम नोट कर लेते हैं, अगर हम रिस्पायरेटरी रेट नोट कर लेते हैं तो इसमें हम पहले तो नंबर नोट कर लेते हैं, इसके बाद रिदम, रेगुलर या इरेगुलर। रिदम का मतलब यह है कि अगर 1 मिनट में हम उसकी रिस्पायरेटरी रेट को नोट करें तो लेट सपोज अगर वो 16 है या 20 है तो सेकेंड मिनट में, थर्ड मिनट में और कमिंग जितने भी टाइम्स है तो वहाँ पे भी ये बिल्कुल वही सेम होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं रिदम। अगर तो ये एक रेगुलर रिदम्स है। अगर किसी 1 मिनट में उसमें फॉल आता है तो किसी दूसरे मिनट में अगर उसमें राइज आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर। इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक शेलो, यानी कुछ लोगों को या कुछ पेशेंट को हम देखते हैं तो वो बिल्कुल शेलो टाइप जो है वो इस तरह जो है वो ब्रीथिंग कर लेते हैं, यानी हमें इस तरह फील होती है कि ब्रीथिंग से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके साथ डीप ब्रीथिंग, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा डीप तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्स से अप्लाई कर लेते हैं रिस्पायरेटरी टाइम्स के टाइम में। इसके साथ ये लेबर, अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसल यूज़ कर लेते हैं, जो एसेसरी मसल है वो यूज़ कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं लेबर। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि शैलो ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग है या लेबर्ड ब्रीथिंग है। एबनॉर्मल चेस्ट साउंड, तो इसके साथ साथ कुछ एबनॉर्मल चेस्ट साउंड है जो कि हम जब पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट हम मेजर कर लेते हैं, जब हम स्टेथोस्कोप के जरिए पेशेंट की चेस्ट को असिस्ट कर लेते हैं तो उसमें हमें कुछ एबनॉर्मल साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो सबसे फर्स्ट जो एबनॉर्मल साउंड है तो उसको हम कहते हैं रेल्स। तो रेल्स का मतलब यह है स्मॉल क्लिकिंग, बबलिंग और रेटलिंग साउंड इन द लंग्स, दे आर हियर्ड व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इनहेल्ड। तो अक्सर जब पेशेंट इनहेलेशन कर लेते हो तो इनहेलेशन के वक्त जब बबलिंग या रेटलिंग या इस तरह क्लिकिंग टाइप की साउंड जो है, इसी तरह जो है वो शेलो टाइप की साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है, तो उसको हम कहते हैं रेल्स। इसके साथ ये रोनकाइज साउंड दैट रिजेंबल्ड स्नोरिंग, जिसको हम हराटे कहते हैं। तो अक्सर लोगों को आपने देखे होंगे कि वो स्लीपिंग के टाइप जो है वो हराटे लेते। तो अगर हम पेशेंट की चेस्ट को असिस्ट कर लेते हैं स्टेथोस्कोप से, अगर इस टाइम पे वो इस तरह हराटे टाइप्स की जो है वो स्नोरिंग टाइप की अगर साउंड उसके चेस्ट के अंदर है तो उसको हम कहते हैं रोंकाई। स्ट्रेडर, विज लाइक साउंड हियर्ड व्हेन अ पर्सन ब्रीथ। इसी तरह एक विजिंग टाइप की साउंड्स हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेडर। तो अगर ये साउंड सुनाई देती तो उस साउंड को हम कहते हैं स्ट्रेडर। इस तरह विजिंग, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस बाय नैरोड एयरवे, इस तरह एक विजिंग टाइप की साउंड्स होती है, एक लो पिच साउंड जो है वो क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं विजन। और इस हाई पिच साउंड्स होती है, हाई पिच साउंड्स का मतलब यह है कि उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस हाई पिच साउंड्स को हम कहते हैं विजिंग्स। और ये मोस्टली जो है वो डिफरेंट कंडीशंस, जिस तरह एस्थमा की कंडीशंस है, डिफरेंट जो कंडीशंस है तो उसमें डिफरेंट टाइप की ये साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन साउंड्स को नोट करना है और इसके बाद ये साउंड जिस डिजीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो डिजीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, और इस साउंड के बेस पे आप पेशेंट की वो डिजीज़ जो है वो ईजिली डायग्नोस्ट कर सकते हो।